नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आज आपको क्लास 12 का चैप्टर सेकंड पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन समझाऊंगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पुष्पी पादप जो हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या लैंगिक जो अंग है वो होता है पुष्प। पुष्प के द्वारा इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में पाया जाता है, एक ही फ्लावर में पाया जाता है, जबकि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। पुष्पों में बनते हैं, मेल में बनेगा मेल गैमीट और फीमेल में बनेगा फीमेल गैमीट। या मेल पार्ट फ्लावर का मेल गैमीट बनाएगा और फीमेल पार्ट फीमेल गैमीट बनाएगा और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। इससे बनता है एम्ब्रियो, भ्रूण, जो विकसित होकर न्यू प्लांट को जन्म देता है। लेकिन सबसे पहले हमें इसे समझने के लिए पुष्प की संरचना समझनी होगी, क्योंकि इसका जो लैंगिक भाग है वो पुष्प है। ये एक पुष्प की संरचना है। इसमें सबसे पहले ये नीचे के साइड हरे रंग की कुछ पत्तियां होती हैं, हरे रंग की, इन्हें कहते हैं कैलेक्स। उसके बाद कैलेक्स के बाद उसके ऊपर जो कलर वाले पार्ट होते हैं उनको कहते हैं कोरोला। अगर इन दोनों की बात करें, इस वाले ग्रीन पार्ट की, इस वाले ग्रीन पार्ट की, एक फ्लावर में ये 4 से 5 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इन्हें सबको मिलाकर कहेंगे कैलेक्स। जबकि इसकी एक इकाई अगर एक की बात करें तो ये होते हैं सेपल्स। सेपल। ऐसी कोरोला में अगर सारे पार्ट्स की बात करें तब तो कोरोला होगा, और अगर एक पार्ट की बात करें तो होगा ये पेटल। इसके बाद ये जो है ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये है एंथर। एंथर बोलेंगे परागकोश। ये इसका फिलामेंट। और ये होता है जहाँ से ये दोनों जुड़े होते हैं, कनेक्टिव। ऐसे ही ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें ये वाला भाग कहलाएगा स्टाइल, वर्तिका। ये सबसे ऊपर का हिस्सा कहलाएगा स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। यह है ओवरी या अंडाशय। इसके अंदर ये ओव्यूल भरे होते हैं या बीजांड। इसमें जो इसका मेल पार्ट है इसको कहेंगे एंड्रोईसियम। एंड्रोईसियम। और जो मेल पार्ट है उसको कहेंगे गायनेसियम।
गायनोसियम, जायांग। इस एंथर के अंदर बनते हैं स्टेमन, और ये सेपल्स है, सेपल्स को, इसको कैलेक्स को हिंदी में कहेंगे वाह्य दलपुंज, कोरोला को कहेंगे दलपुंज। ये पूरी हमारी एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है, पुष्प की संरचना। इसमें ये गायनोसियम, ये फीमेल पार्ट है, एंड्रोसियम ये मेल पार्ट है, ये जितने भी कलरफुल पार्ट फ्लावर के होते हैं ये कोरोला है, और ये नीचे ये इसके कैलेक्स हैं। तो इस तरह से ये पूरी पुष्प की संरचना हो गई। हमें लैंगिक प्रजनन समझने के लिए पुष्प की संरचना को समझना बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना पुष्पों में लैंगिक प्रजनन नहीं समझा जा सकता। इसके बाद हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम की संरचना और ये कैसे वर्क करता है। एंड्रोसियम में यहाँ पर ये परागकोश भरे होते हैं, परागकोश में परागकण भरे होते हैं, परागकण, और परागकण की संरचना जब ये परागकण परिपक्व हो जाते हैं या ये परागकोश परिपक्व हो जाता है तो ये परागकोश फट जाता है और उसके परागकण बाहर आ जाते हैं। उसके बाद इसमें होता है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। इसकी संरचना, इसमें ये पहले 4 कोशिकाएं होती हैं। एक की बात करें तो इसमें अधोस्तरीय कोशिका या हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होकर प्रपशु कोशिका या आर्ची स्पूरल सेल बनाती है। आर्ची स्पूरल सेल माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पैरिटल सेल और दूसरी प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। उसके बाद ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पैरिटल सेल 3 स्तर का निर्माण करती है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टैपेटम। इसमें ये बाह्य स्तर है और ये 3 लेयर जो हैं 1 2 3 ये अंत स्तर है, मध्य स्तर है, सॉरी मध्य स्तर, और ये वाला जो एरिया है इसका ये टैपेटम है। इसमें पुन बीजाणु कोशिका माइटोसिस डिवीजन द्वारा 1 से 2 कोशिका और 2 से 4 कोशिका बनाती है, और ये कोशिकाएं बनने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण करती है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार दोबारा समझ लीजिए। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और जबकि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। जितने इस कोशिका में गुणसूत्र होंगे उतने ही इस वाली कोशिकाओं में गुणसूत्र होंगे। मान लीजिए इसमें गुणसूत्र 46 हैं इस सेल में, तो इनमें भी 46 और 46 गुणसूत्र होंगे। जबकि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, जैसे नाम से ही पता चलता है, अर्धसूत्र मतलब सूत्रों की संख्या आधी हो जानी। जैसे सेल है 46,
इसमें गुणसूत्र हैं, इससे जो 2 सेल बनेंगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी 23, और दूसरी सेल में भी होंगे 23। ये परागकण की संरचना है। इसमें ये जो पोर्स हैं ये जनन छिद्र हैं, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस या केंद्रक, एक्साइन, बाह्यचोल, इंटाइन, अंतःचोल। इस प्रकार ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया पूरी हो जाती है। पूर्ण बीजाणु कोशिका माइटोसिस डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण करती है। अब हम समझते हैं पुष्प का मादा जनन भाग। मादा जनन भाग स्त्री केसर होता है, और स्त्री केसर गायनेशियम की इकाई है। जब बहुत सारे स्त्री केसर होंगे तब उसको गायनेशियम या जायांग बोलेंगे, लेकिन उसकी इकाई को, एक इकाई को स्त्री केसर या पिस्टिल कहेंगे। उसकी संरचना है, ये सबसे पहले ऊपर स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद ये जो लाइन है स्टाइल वर्तिका, इसको हिंदी में कहेंगे वर्तिकाग्र, यानी वर्तिका का अगला वाला हिस्सा वर्तिकाग्र। उसके बाद ये इसमें अंदर यह है बीजांड, बीजांड की संरचना है। बीजांड में सबसे ऊपर ये निभाग भाग है, चैलेजा, और ये जो भाग है फूला हुआ ये ओवरी है, अंडाशय। इसमें ये नीचे की 3 सेल, इसमें से बीच की सेल जो है ये एग सेल का काम करती है, अंड कोशिका, और ये बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ये इसका बाह्य आवरण या आउटर इंटीग्यूमेंट है, और ये नीचे वाला इसका अंत आवरण या इनर इंटीग्यूमेंट है, और ये इसका सेकेंडरी न्यूक्लियस है। इस प्रकार ये मादा जनन भाग की संरचना है। रोक दी क्या? इसमें होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत बनते हैं मेगा स्पोर। मेगा स्पोर वर्क करते हैं फीमेल गैमेट का। ये ओव्यूल है, ओव्यूल में ये न्यूसेलस है, और ये इसमें कोशिका होती है। तो एक कोशिका बीजाणु जनन कोशिका या स्पोरोजेनस सेल है, और ये दूसरी द्वितीयक कोशिका सेकेंडरी सेल है। तो इसकी जो स्पोरोजेनस सेल है यही डिवाइड होकर मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है, और मेगा स्पोर मदर सेल, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, और मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड होकर 4 कोशिकाएं बनाती हैं, जिसमें से केवल ये वाली एक सेल एक्टिव रहती है और बाकी 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसमें एक्टिव सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है। एक सेल इसके निभाग की ओर चली जाती है, और एक सेल माइक्रोपाइल की ओर चली जाती है। अब यही सेल फिर डिवाइड होती है। ये वाली सेल 1 से 2 सेल बना लेती है, और ये भी 1 से 2 सेल बना लेती है। उसके बाद विभाजन के बाद फिर ये 2 से 4 और ये भी 2 से 4 कोशिकाएं बना लेती हैं। जब ये 2 से 4 कोशिकाएं बना लेती हैं, इसके बाद इसमें से एक सेल एग सेल की तरह कार्य करती है, और एग सेल की तरह कार्य करके वो बीच में इसके आ जाती है। जबकि प्रथम कोशिकाओं में एक सेल इधर से बीच में आती है, और ये बना लेती हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। इस तरह ये मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया पूरी होती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 सेल्ड 8 कोशिका, और न्यूक्लियस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 न्यूक्लियस। ये जो अवस्था होती है ये 8 सेल्ड और 7 न्यूक्लियस की होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 7 न्यूक्लियस और 8 सेल्ड
ये जो अवस्था होती है ऐसी। और हिंदी में बात करें तो 7 कोशिकीय, 7 केंद्रकीय और 8 कोशिकीय। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है इसकी ये कौन सी अवस्था होती है, तो ये होती है 7 केंद्रकीय और 8 कोशिकीय। तो बच्चों इस प्रकार मेगास्पोरोजेनेसिस द्वारा मेगास्पोर बनते हैं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये परागण, इसमें परागकण बनेंगे और ये परागकण जब मैच्योर हो जाएगा तब यहाँ से फट जाते हैं और इसमें से परागकण मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर ये पहुँचते हैं स्टिग्मा पर और स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद ये यहाँ से एक पराग नलिका बनाते हैं। पराग नलिका बनाने के बाद ये एग कोशिका से फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बन जाता है। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है परागण की। परागण क्रिया, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, चाहे तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचें या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचें, ये होता है परागण। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण अर्थात उसी पौधे के पुष्प तक पहुँचना, यानी परागकणों का उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक पहुँचना स्वपरागण। और परपरागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के परागकणों का दूसरे पौधे के परागकणों तक या वर्तिकाग्र तक पहुँचना। परागण 2 प्रकार का बताया, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण कनकौवा जैसे पौधों में और परपरागण हमारा निम्न प्रकार से होता है, वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण और कृत्रिम परागण। वायु परागण जैसे हवा चल रही हो और हवा द्वारा परागकण उड़कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। जंतु परागण जैसे बहुत सारे जंतुओं द्वारा, कीट परागण होता है सैल्विया में, पक्षी परागण बिग्नोनिया, घोंगे द्वारा जमीकंद में होता है, चमगादड़ द्वारा कदम में होता है और रेफ्लिसिया में हाथी द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी है या कोई कीट है, वो एक पुष्प पर बैठ गई और उस पुष्प पर बैठने के बाद में उसके यहाँ पर परागकण पर बैठी और परागकण उसके पैरों से चिपक गए और परागकण पैरों से चिपकने के बाद में फिर वो किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ गई, यानी उसने यहाँ से परागकण उठाए और यहाँ पर छोड़ दिए। इस तरह से ये परागण हो गया। कृत्रिम परागण मनुष्यों द्वारा होता है, मनुष्य द्वारा। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक ये पुष्प है और एक ये पुष्प है। ये 2 पुष्प हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मनुष्य मान लीजिए इन दोनों में परागण कराना है। तो परागण कराने के लिए जैसे ही ये वाले परागकोश मैच्योर होने को होंगे तो ये यहाँ से इनको काट दिया जाएगा, जिससे कि ये वाले परागकण इस वाले स्टिग्मा पर नहीं पहुँचें और यहाँ से ये वाले स्टिग्मा चिमटी द्वारा उठाकर, ये वाले परागकण चिमटी द्वारा उठाकर इस वाले स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुँचाए जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा कृत्रिम परागण मनुष्यों द्वारा संपन्न होता है। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जिसमें हमने पुष्प की संरचना पढ़ी। पुष्प की संरचना के बाद हमने माइक्रोस्पोर देखा, माइक्रोस्पोर किस प्रकार बनते हैं या परागकण किस प्रकार बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा परागकण बनते हैं। उसके बाद क्रिया होती है मेगास्पोरोजेनेसिस और उसमें मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर में एक क्रिया थी मेगास्पोरोजेनेसिस में जिसमें 7 सेल और 8 सेल और 7 न्यूक्लियस और 8 कोशिकाएं बनती थीं। उसके बाद में हमने पढ़ा परागण 2 प्रकार का पढ़ा, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण एक
पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के या उस जाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया, और परागण किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचने की क्रिया थी। और वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण, कृत्रिम परागण, इस तरीके से ये परपरागण होते हैं। वायु परागण मक्का चीड़ में होता है, जल परागण हाइड्रोला में, और कृत्रिम परागण मनुष्यों द्वारा। जबकि जंतु परागण कई प्रकार से होता है, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, घोंघे द्वारा, चमगादड़ द्वारा और हाथी द्वारा। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं और ये जितना भी वर्क था ये PDF द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लें और भली प्रकार समझ लें। धन्यवाद।